तो हम बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। तो देखो, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को ब्रेन में डालने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए। आप एकदम रेंडमली कुछ चीज़ों को पढ़ने लगोगे, समझने नहीं पाओगे, या समझ नहीं पाओगे, तो ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती यार। ठीक है, तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। पूरा जो सीरीज़ है वो एक तरह से सिस्टमेटिक ही रहा है यार, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। बिकॉज हर साल 1 से 2 क्वेश्चन अगर आ रहा है, हर साल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे आते हैं यार। जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दी स्टैटिक पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ये पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे, है ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं हम जो चीज़ें हैं, माइंड मैप्स के फॉर्म में ही देखते हैं, तो ये चीज़ें याद रखने में ज़्यादा आसान होता है। सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट यार। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड अमेंडमेंट, द सेवेंथ अमेंडमेंट, फिर हम बात करेंगे अबाउट दिस नाइन्थ अमेंडमेंट, एंड देन हम बात करेंगे 21st अमेंडमेंट की। 21st अमेंडमेंट के बाद हम बात करेंगे अबाउट 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट के बाद हम बात करेंगे अबाउट द 25th अमेंडमेंट। सो फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में हुआ था भाई। एंड इस फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया? एडेड रेस्ट्रिक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स यार। जो आर्टिकल 19 है उसमें रेस्ट्रिक्शन ऐड किया गया, है ना, कि जो डीपीएसपी को देखते हुए एडेड रेस्ट्रिक्शन टू फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 19। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस व्हाट, जो 9th शेड्यूल है, जो कि इम्यून होगा जुडिशियल रिव्यू से, है ना। मतलब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल, इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात की भाई हमने। नेक्स्ट द सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड, तो सेकेंड नहीं भाई, सेवन्थ अमेंडमेंट। ठीक है, सेवन्थ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, सारे अमेंडमेंट्स की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो सेवन्थ अमेंडमेंट था भाई 1976 का, उसने क्या किया? इट रीऑर्गेनाइज्ड states on linguistic basis।
है ना। और क्या किया भाई, एबोलिस्ट कर दिया जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था कॉन्स्टिट्यूशन के समय, जो ABCD के फॉर्म में जो पार्ट के अंदर के ना क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्टेट्स था उसको एबॉलिश कर दिया इनटू पार्ट ABCD। ये सब में जो था ना वो सबको उसको इसने अबोलिश कर दिया, जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का। नेक्स्ट इज द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कि कब आया था 1960 में। ये जो 9th अमेंडमेंट था भाई, जो 1960 में आया था, इट फैसिलिटेड व्हाट, इट एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर था। फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। 9th के बाद हमारे पास 21st अमेंडमेंट देखा गया भाई। 21st अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है भाई, 1967 में। ये 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसने क्या किया भाई, जो सिंधी है उसको 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया, सिंधी को, है ना। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल को जो बताए गए हैं उसमें जो टोटल नंबर था ऑफिशियल लैंग्वेज को वो 15 कर दिया सिंधी को ऐड करके। अभी तो हमारे पास 22 हैं, बट उस समय जो 21st अमेंडमेंट था उसने सिंधी को ऐड किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि सिंधी जो था जो है 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया, तो भाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21st के बाद 24th अमेंडमेंट की यार। 24th अमेंडमेंट था वो 1971 में हुआ था, एंड इस 24th अमेंडमेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट ने, है ना, जो 1971 में हुआ था, इसने पार्लियामेंट को पावर दिया कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। So 24th amendment affirmed Parliament's power to amend the Constitution, including fundamental राइट्स। एंड ये किसके रेस्पॉन्स में था, केशव भारती केस के रेस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स टू केशवा केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी
25th अमेंडमेंट की यार, जो कि कब हुआ था, 1971 में ही हुआ था ये भी। 25th अमेंडमेंट हुआ था, उससे क्या हुआ भाई, जो इसने लिमिट कर दिया द राइट टू प्रॉपर्टी एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, जो प्रिवेलेंस लाएंगे या फिर प्रेसिडेंस है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट से ऊपर होते हैं इन सर्टेन केसेस, ये बोला 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ये पूरा पूरा जो शुरुआत में जो अमेंडमेंट है वो दो लड़ाई के ऊपर हुआ भाई, कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है। मतलब फंडामेंटल राइट में जो राइट टू प्रॉपर्टी बड़ा है कि लोगों के लिए भला करने का, लोगों के लिए जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, पैसा को सबको बराबर बांटने का, ये बड़ा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्प्यूट्स हुए थे, तो सरकार चाहती थी कि भाई जमीन को बांटे, किसी लोगों के हाथ में ना कंसंट्रेट हो वेल्थ, जिसके लिए रिगार्डिंग यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके पास जमीन था वो केस करते गए कि हमारा जमीन क्यों ले रहा, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए, ये सब यहाँ पे बातें हो रही हैं। So limited the right to property and introduced the concept of directive principles taking precedence over fundamental rights in certain cases। ओके, जो ने बात किया अबाउट 25th अमेंडमेंट की, जो 1971 में हुआ था भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी 38th अमेंडमेंट की। जो 38th अमेंडमेंट था ऑफ 1975, जो 38th अमेंडमेंट था वो किस रिगार्ड में था भाई? इसने जो पावर है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का, उसको एनहांस कर दिया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। एंड उस समय इमरजेंसी भी चल रहा था 1975 में, एंड जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यार ये भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो इट एनहांस्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू promulgate ordinance and declared the emergency proclamation beyond judicial review। नेक्स्ट क्या है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 भाई, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड हुई इससे। बहुत ज़्यादा बदलाव आए भाई। इसने क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया भाई, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज आर्टिकल 51A। और क्या किया भाई? इट एडेड द वर्ड socialist, secular and integrated to the preamble, added words like socialist,
secular and integrity to the preamble। एंड इसने क्या किया, स्ट्रेंथन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसको एक तरह से स्ट्रेंथन कर दिया, जुडिशरी पावर को कर्टेल किया यार, जुडिशरी के पावर को कम कर दिया एक तरह से। ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे भाई इसको। ओके, नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट। तो जो 44th अमेंडमेंट था ऑफ 1978, जो 44th अमेंडमेंट है इसने रिवर्स कर दिया भाई किसको, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट प्रोविजन, बिकॉज इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1976 में इमरजेंसी के समय उसने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, बहुत सारे चेंजेस किए, बट जब से सरकार चेंज हुई तो उन्होंने ये सब अमेंडमेंट्स को वापस से ना चेंज कर दिया। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट किसकी बात करता है, रिवर्स मैनी प्रोविजंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, रिवर्स्ड many provisions of the 42nd amendment एंड इसने सेफगार्ड लाया भाई फंडामेंटल है ना राइट्स के लिए। लाइक एग्जांपल हम बात करें तो आर्टिकल 21 को जो सेफगार्ड नहीं मिल रहा था है ना ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, तो उसके लिए रिगार्डिंग यहाँ पे सेफगार्ड लाया यार। safeguards fundamental rights। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 21 ड्यूरिंग emergencies। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी 52nd अमेंडमेंट की यार। जो 57 अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट था, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस किया एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, 10th शेड्यूल को ऐड किया भाई। 1985 में ये अमेंडमेंट हुआ था, 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था। एंड इट इंट्रोड्यूस व्हाट, इट इंट्रोड्यूस दी एंटी डिफेक्शन लॉ। adding the 10th schedule to the constitution। okay, फिफ्टी सेकेंड के बाद हम बात करते हैं 61st अमेंडमेंट की यार। जो 61st अमेंडमेंट था वो 1988 में हुआ था। इन जो 61st अमेंडमेंट है इसने जो वोटिंग एज है जो 21 ईयर्स था पहले उसको 18 ईयर्स कर दिया है ना। आर्टिकल 326 को यहाँ पे रिड्यूस किया एक प्रकार से आप बोल सकते हो। सो रिड्यूस्ड, तो जो आर्टिकल 326 के अंदर जो एज है वो वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स, राजीव गांधी की सरकार थी ना, 21 to 18 ईयर्स। अब 61st अमेंडमेंट के बाद हम बात करते हैं और 65th अमेंडमेंट की यार। जो 65th अमेंडमेंट था वो कब हुआ था, 1990 में।
तो ये 65th अमेंडमेंट था, इट स्ट्रेंथन द नेशनल कमीशन फॉर schedule caste and scheduled tribes, making it a constitutional body। जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो पहले देखो सब चीज़ एक ही में आते थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब एक ही में आते थे। उसने अलग उनको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया भाई, आर्टिकल 243 है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल है ना, शेड्यूल एसटी पहले आता है, तो वहाँ पे एसटी के लिए 343 एंड 343A फॉर एससी, 343B फॉर एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट इज 65th अमेंडमेंट के बाद हम बात करते हैं 69th अमेंडमेंट की भाई। तो जो 69th अमेंडमेंट था टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब हुआ था? 69th अमेंडमेंट 1991 में हुआ था, ठीक है। यानी जो 1991 में जो अमेंडमेंट हुआ था, it granted Delhi the status of a national capital territory with legislative assembly। Okay, NCT with a legislative assembly। 69th के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी 71st अमेंडमेंट की, जो कि कब हुआ था? 1992 में। ये जो 71st अमेंडमेंट है, इसने क्या चेंजेस लाया भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इंट्रोड्यूस दी कोंकणी। देखो पहले ही सिंधी लैंग्वेज जो है 21st अमेंडमेंट से यहाँ पे ऐड हुआ था, सिंधी लैंग्वेज है ना। 8th शेड्यूल के अंदर जो सिंधी लैंग्वेज है वो 21st अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जैसे टोटल 15 हो गए थे भाई, है ना। तो 71st अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, उससे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8th शेड्यूल में ऐड हुए, जिससे 15 और 3 18 हो गए। ओके, included कोंकणी, मणिपुरी and Nepali in the 8th schedule, increasing the official लैंग्वेज to 18। तो ये हमने बात की इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। यहाँ पे देखो हमने 71st अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ली 1992 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1992 के बाद जो अमेंडमेंट्स है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे बनाए थे। तो हमने बात कर ली थी 1992 तक की जो 71st अमेंडमेंट है उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बच्चा पता है भाई 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है? डील्स विद पंचायती राज, है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आया भाई, जो कि 1992 में हुआ था, है ना। इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया भाई। It established पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद 3-tier सिस्टम। established
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI with a 3-tier सिस्टम। 73rd के बाद अगर हम बात करें 74th अमेंडमेंट की, तो जो 74th अमेंडमेंट था जो कि कब आया भाई, ये भी 1992 में हुआ था। इट इंट्रोड्यूस व्हाट, इट इंट्रोड्यूस म्यूनसिपैलिटीज यार। के एस्टेब्लिश अर्बन लोकल bodies, urban local bodies for decentralized governance। 74th के बाद जो 80th अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, इसकी बात करें है ना, तो इट रिफॉर्म्ड द सिस्टम ऑफ शेयरिंग सेंट्रल टैक्सेस with states based on the recommendation of the 10th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो 80 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने जो सेंट्रल टैक्सेस को जो शेयर कर रहे हैं ना उसमें रिफॉर्म लाया है ना, क्योंकि 10th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे उसको देखते हुए। नेक्स्ट हम बात करें 80 के बाद 86 अमेंडमेंट की। जो 86 अमेंडमेंट है बहुत बच्चे को याद होना चाहिए, 2002 में आया था। इट इंट्रोड्यूस व्हाट, जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। एंड 51A के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी बता दिया कि पेरेंट्स की अपने बच्चे को पढ़ाना उसका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। मेड एजुकेशन a fundamental right under Article 21A and added fundamental duty for parents to प्रोवाइड एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर 51A। आर्टिकल 51A के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट 89th अमेंडमेंट की यार। तो जो 89th अमेंडमेंट था वो 2003 में हुआ था। एंड दिस 89th अमेंडमेंट एडेड व्हाट, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बाइफरकेट कर दिया है ना। जो ST और SC कमीशन था ना उसको तोड़ के 2 कमीशन बना दिए। सो क्रिएटेड तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुआ था भाई? ये जो नेशनल कमीशन था वो 65th अमेंडमेंट से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आया
ठीक है, बट इसको बाइफरकेट कर दिया गया फ्रॉम दी 89th अमेंडमेंट, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट, क्रिएटेड अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स by bifurcating the SC और ST कमीशन। एटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। और जो 91st अमेंडमेंट था वो कब आया था, 2003 के अंदर ये भी आया था। एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इसने क्या चेंजेस लाए भाई संविधान के अंदर, ठीक है। इट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15%, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा उसको लिमिट कर दिया, जो लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ है उसको 15% के अंदर ही रहना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ एंड introduced provisions to curb defection। ओके, 91st के बाद अगर हम बात करें 92nd अमेंडमेंट की, जो 92nd अमेंडमेंट था जो कि 2003 के अंदर ही आया था। 2003 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए भाई। तो ये 92nd अमेंडमेंट ने क्या किया, इट एडेड बोडो, सांथली, मैथिली एंड डोगरी, जिसको कहाँ पे ऐड किया, 8th शेड्यूल में। पहले कितने थे, 18 थे, है ना। अभी तक हमने देखा 18 थे, जो कि यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 थे। यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट से। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट से, तो 18 हुए। सबसे पहले क्या ऐड हुआ था, सिंधी, सिंधी लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद जो 70 तो 18 हुए थे, उसके बाद जो हमारे पास 92nd अमेंडमेंट था, इसने क्या क्या ऐड किया भाई, इट एडेड बोडो, सांथाली, मैथिली एंड डोगरी टू द 8th शेड्यूल। increasing the official language to 22। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की अबाउट दी 92nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 101st अमेंडमेंट की, जो कि कब हुआ था, 2016 के अंदर, ठीक है। एंड इस अमेंडमेंट ने क्या किया भाई, है ना, इसने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को, है ना, एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे एक 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिसिंग है भाई। जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ऐड किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। तो इससे पहले तो हम 92nd
अमेंडमेंट की बात 97th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2011 का। इसने क्या किया भाई, है ना, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय द मेकिंग द राइट टू फॉर्म फंड, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड constitutional status to cooperative societies by making it a fundamental right under Article 19 clause 1 sub clause C। ओके, और 97th अमेंडमेंट के बाद हम बात करते हैं 101st अमेंडमेंट की। और ये 101st अमेंडमेंट जो था 2016 का, इसने इंट्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था एक यूनिफाइड इंडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया था भाई, यूनिफाइड indirect taxation system across India। ओके, नेक्स्ट हम 101st अमेंडमेंट के बाद बात करते हैं 102nd अमेंडमेंट की, जो कि 2018 में हुआ था भाई। एंड ये 102nd अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसने क्या किया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ग्रांटेड constitutional status to the National Commission for Backward Classes। 102nd के बाद 103rd अमेंडमेंट की बात करते हैं 2019 के अंदर। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट की बात करें तो जो 2019 में आया था, इसने क्या किया, 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया यार। ठीक है, टू द EWS 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर sections in education and public employment। 103rd के बाद हम बात करते हैं अबाउट 105th अमेंडमेंट की। दो 2021 में जो आया था 105th अमेंडमेंट एक्ट, it restored the state's power to identify and notify OBCs। 105th अमेंडमेंट यार 2021 के अंदर आया था। 105 से पहले
फोर्थ अमेंडमेंट की बात करते हैं ना, फिफ्थ सीधा पहुंच गए हम लोग, तो पहले फोर्थ की बात करते हैं भाई। तो जो 104th अमेंडमेंट था 2020 में आया, यानी जो 104th अमेंडमेंट था इसने क्या किया भाई, क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट एबॉलिश्ड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो था इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, एंड एक्सटेंड कर दिया जो एसटी एंड एसटी का रिजर्वेशन है एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन लेजिस्लेचर बाय 10 years। लास्ट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था 106th अमेंडमेंट जो है 106th अमेंडमेंट जो 2023 के अंदर आया था, इसने ऑल्सो नोन एज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, यार इसने वुमेन को रिजर्वेशन लाया पार्लियामेंट के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 2023। एंड इसने क्या किया, रिजर्व किया 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, reserves 1/3 of seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies and legislative assembly of National Capital Territory of Delhi। ओके, तो ये हमने बात की सारे के सारे अमेंडमेंट्स यार, ठीक है, जो कि संविधान के बनने से जैसे हमारे पास 1951 से लेके 2023 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो सब हमने देखा यार। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो न्यूज़ में रहता है उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है यार ना। तो 9th शेड्यूल किससे ऐड हुआ आपसे पूछा जाए तो बोलना फर्स्ट जो अमेंडमेंट था उससे 9th शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक है। एंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52nd अमेंडमेंट से आया था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 65th अमेंडमेंट से मिला यार, है ना। आपसे कोई पूछे कि भाई राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो कब दिया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया गया था। में सब इम्पोर्टेंट है यार। फंडामेंटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 97th अमेंडमेंट एक्ट से मिला था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 15% में रोक दिया गया था 91st अमेंडमेंट से। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया भाई,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से EWS के लिए 10% रिजर्वेशन कब किस अमेंडमेंट से दिया गया? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है भाई ना। जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था? तरह से 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यार। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने एक इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखा है।